सो हेलो एवरीवन, बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इट्स वेरी काइंड मीटिंग यू ऑल ऑफ यू। ऑलमोस्ट अराउंड 2 वीक्स हो चुके हैं अरुणाचल से वापस आए। बट देखिए, जो हमारा कमिटमेंट पहले था वो कमिटमेंट आज भी है और कल भी रहेगा। हमारा कमिटमेंट तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कंप्लीट तरीके से नहीं करा देते। हमारा मेन टारगेट यही है कि आप लोग एक बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम परफॉर्म करें। एग्जामिनर भी कहे कि इस बार के जो स्टूडेंट्स आए उन्होंने तो गजब कर दिया, अगली बार लेवल थोड़ा सा और बढ़ा के रखेंगे। इस लेवल की आपको प्रिपरेशन लेके जानी है ताकि एग्जामिनर भी कहे कि कहाँ से ये लोग आंसर ढूंढ के ले आते हैं। हमने तो बहुत टफ तरीके से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। अमरजीत सर भी यही है आपका, वो भी आपका क्लास लेंगे कुछ दिनों में मैथ्स का, उसकी आप चिंता नहीं करिए। तो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कुछ लोग और जुड़ जाएं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ये क्लास बेसिकली हमने आपका करंट अफेयर्स का डिस्कशन करने के लिए रखा है। इसके अलावा और भी जो हमारी क्लासेस होंगी वो भी हम आपको लाइव कराएंगे। जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लाइव डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस लाइव डिस्कस करेंगे। आपका जो टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं उसका डिस्कशन हम लाइव करेंगे।
आज टेस्ट सीरीज का डिस्कशन लाइव नहीं हो पाया था ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, बट नेक्स्ट टाइम से उसके डिस्कशन भी आपको लाइव मिलेंगे। लाइव देने का मेन रीजन क्या है, ताकि एक क्लास लाइक एम्बियंस आप महसूस कर सके घर पर रहकर भी, क्योंकि वहाँ पर अगर हम प्रेजेंट भी थे तो लॉकडाउन हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन बनती रहती है। अब यहाँ पर अगर आप रहेंगे तो अपना आपको टारगेट रखना है कि घर पर बैठकर उतनी ही अलर्टनेस से, जितनी अलर्टनेस आप क्लास पे रखते हैं, सेम वही अलर्टनेस से आपको अपनी तैयारी साथ साथ करते चलनी है। कैसे चल रहा है? अभी अराउंड 36 लोग आपका लाइव आ चुके हैं, तो जितने भी लाइव आए हैं आप लोग अपना बताइए किस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चल कैसा रहा है। आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर देंगे अपने आप को, अपनी प्रिपरेशन को कितना स्कोर देंगे आप, कुछ थोड़ा सा डिस्कस करिए, बताइए कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। देखिए, क्योंकि अगर आपको आगे अच्छा परफॉर्म करना है, अगर आपको वाकई में सिंसियरली आपने सोच रखा है मेरे को एग्जाम क्रैक करना है, मेरे को एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो आपको आपका करंट स्टेटस पता होना चाहिए कि आप एट द प्रेजेंट कहां पर खड़े हुए हैं, आप कितने पानी में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो आप खुद एक आइडिया लगाइए कि आप कितना अभी एक्टिव है, कितना अलर्ट है, आप अपने हिसाब से अपना इवैल्यूएशन करिए। आपको क्या लगता है कि आप कितना अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं। गुड इवनिंग। वीडियो सही आ रही, पूछिए। तो देखिए, इस क्लास में जो हमारा मेन पार्ट है, मेन पार्ट आपका डेली करंट अफेयर्स चलेगा। मेन पार्ट आपका डेली करंट अफेयर्स चलेगा। इसमें अराउंड मान के चलिए हम रोज 20 से 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं होंगे कि हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बढ़ लेंगे आगे के क्वेश्चन पढ़ के निकल गए, वो सब यहाँ नहीं चलेगा। हमारा जो तरीका रहेगा, एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उससे क्या क्या स्टैटिक टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो देखेंगे, और यही क्वेश्चन करंट में किस तरह से एग्जाम में फ्रेम हो सकता है वो सब देखेंगे। वो सारा टारगेट हमारा यहाँ पर करने का रहेगा। अब यहाँ पर आके थोड़ा सा अभी हमने अपना जो प्रिपरेशन का मोड बना लिया वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड बना लिया है कि आपको जो भी मटेरियल देंगे क्वेश्चन की फॉर्म में देंगे, भले वो आपका डेली का करंट अफेयर्स हो या फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जो आपके एग्जाम के रेलिवेंट हैं, या फिर कहने के लिए जो टेस्ट सीरीज का डिस्कशन है, वो सारी चीजें आपको क्वेश्चन की ही फॉर्म में मिलेगी। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार थ्योरी या फॉर्मूले इस तरह की चीजें पढ़ते रहे। अब आप जितना पढ़ सकते थे आपने पढ़ लिया, अब आपको एक ही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतने ही ज्यादा आप मान के चलिए सिलेक्शन के चांसेस हैं। और कई लोगों को अगर आपको ये लग रहा है कि कहने के लिए कि बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे टीचर कहते थे सेट योर टी इज इक्वल टू 0, यानी बस आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। अब जितना पुराना बीत चुका है बीत जाने दीजिए। एक्चुअली में एग्जाम की सबसे ज्यादा जरूरी बात ये होती है जब आप स्टार्ट करते हैं तो वही टाइम आपका पीक टाइम होता है। तो अभी आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास अराउंड आज कितनी डेट है, आज है 20 जुलाई। एसआई का एग्जाम है आपका 22 अगस्त। तो कुल मिला के आपके पास कितने दिन है, अराउंड करीब 1 मंथ आपके पास अवेलेबल है। तो 1 मंथ एक सफिशिएंट टाइम होता है। अब देखिए, जो लोग पहले से तैयारी हो रहे हैं उनसे डरना नहीं है, उनसे ज्यादा आप प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि वो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, तो बहुत ही कम उनमें से ऐसे लोग होंगे जो आगे उसी मेहनत को कंटिन्यू कर पाएंगे। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो एक लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आगे तक मेहनत कंटिन्यू करके आ पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको तैयारी अगर अभी से स्टार्ट कर देनी है तो अभी आप बिल्कुल मोटिवेशन में होंगे, बिल्कुल जोश में भरे होंगे, और यही 1 महीने अगर आपने जोश भर के तैयारी कर दी फिर तो आपका कुछ नहीं रुकने वाला है, सारे एग्जाम क्रैक होते चले आएंगे।
अब पहले से लोग तैयारी करके आते हैं, एंड में आके थक जाते हैं, तो वो सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप फ्रेश हैं, आप बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टडी करेंगे, आपकी एनर्जी का लेवल ही अलग होगा। और एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही चाहिए, पैशन। अगर आपको लगता है कि एग्जाम के लिए नॉलेज चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन में नॉलेज बहुत कम चाहिए होती है, जरूरत किसकी होती है? प्रैक्टिस की जरूरत होती है, नॉलेज की सबसे कम जरूरत होती है। अगर नॉलेज ही चाहिए होती तो वो आपको ग्रेजुएशन नहीं मांगते, वो लोग डायरेक्ट कह देते मैं पीएचडी होल्डर्स आ जाओ, वो लोग डायरेक्ट कह देते पीएचडी होल्डर्स आ जाओ, अगर वो नॉलेज की रिक्वायरमेंट कर रहे होते। लेकिन उन्हें नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट है? एक ऐसे पर्सन की जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम टाइम में ग्रैब करके उनके आंसर्स दे पाए। अब ये जो 2-3 चीजें हैं, ये चीजें आपका बहुत आराम से एग्जाम क्रैक करवा सकती हैं, अगर यही 3 चीजें अगर आप अच्छे से कर लेंगे। ये ऐसा नहीं है हवाबाजी में हम लोग सोच के बनाए हैं, इसको प्रॉपर्ली हमने एनालाइज किया है, डिस्कस किया है, उसके बाद हमने 3 चीजों में अपना पूरा एक फ्रेमवर्क बना दिया है कि 3 पार्ट में हम आपकी तैयारी कराएंगे, ताकि ये 3 पार्ट अगर आप कर लें तो जीके से रिलेटेड आपके पास और कुछ बचेगा ही नहीं तैयार करने को। तो ये 3 पार्ट में आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। तो अब देख लेते हैं कितने लोग ऐड हो चुके हैं। अराउंड 70 ऐड हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि आपका क्वेश्चंस वर्ड्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, उसको और बड़ा बड़ा करके लिखूंगा, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। बिरयानी ज्यादा खा रहे हैं? हाँ जी, बिरयानी तो देखिए थोड़ा सा बढ़ गया है। आते आते समझ के चलिए रोज बिरयानी खा रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटा हो सकता है, लग रहा हूँ मैं हेल्दी लगने के लिए। अच्छा ठीक है, हेल्दी लग रहा हूँ वाकई में। ये तो फिर मैं आपके कमेंट मम्मी को पढ़ाऊंगा, उनको तो ऐसा लगता है मेरा लड़का बिल्कुल दुबला हो रहा है। आपका यूडीसी एग्जाम के लिए 10 दिन बचे हैं। अब देखिए 10 दिन के लिए कुछ नहीं करना है, मतलब करने को तो बहुत कुछ है। आपको जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी लेके चलनी है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, जहां से भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले लगाते चलिए। और ये जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट 1 से लेकर 10 तक, ये 10 टेस्ट जरूर कर लीजिए। अगर आप यूडीसी के लिए आपके पास 10 दिन बचे हैं, तो रोज एक टेस्ट पेपर आप लगा सकते हैं। टेस्ट पेपर में सारा आपका जीके वाला पोर्शन है, जीएस वाला पोर्शन है, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है। और करंट अफेयर्स आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पे जाने दीजिए। अब आप जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स कर लीजिए। इन 3 चीजों पे फोकस करिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना करंट अफेयर्स का पार्ट। ओके, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ 20-25 लिखना है आपने, उस पॉइंट पे लाइट आ रही है, उस पॉइंट को सर्कल कर लेना, माउंट कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस पोर्शन में व्हाइट बोर्ड में आप कह रहे हैं ट्यूबलाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो पोर्शन हम लिखेंगे नहीं, हमने अलग से हाईलाइट कर दिया है। मैथ्स का पेपर भी आपका सॉल्व करवा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका जनवरी का करंट अफेयर्स रहेगा। जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जनवरी में मान के चलिए पहला क्वेश्चन आपका है डीआरडीओ अलोंग विद इंडियन नेवी। इसको आप नोट करते चलिए कॉपी में, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये बिल्कुल आपका। डीआरडीओ अलोंग विद इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड द मेडेन ट्रायल। मेडेन मतलब घर में, मेडेन ट्रायल ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड। इंडिजीनियसली का मतलब क्या है? इंडिजीनियसली का मतलब है मेड इन इंडिया, देसी। ये बात कर रहा है इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर।
डीआरडीओ ने नेवी के साथ मिलकर एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर बनाया है। इसके 4 ऑप्शन से बताइएगा उस कंटेनर का नाम क्या है। ए ऑप्शन आर्यन केजी, बी ऑप्शन सहायक एनजी और सी ऑप्शन अग्नि केटी, डी ऑप्शन पृथ्वी सीएच। देखिए जिनको क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बोल के बता देता हूँ, सुन लीजिए अच्छे से। डीआरडीओ अलोंग विद इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड मेडन ट्रायल ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। 4 ऑप्शन है, आर्यन केजी, सहायक एनजी, अग्नि केटी, पृथ्वी सीएच। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी डी। इंडियन नेवी वहाँ से स्टार्ट करेगी और 2025 से नीचे से वहाँ से कंटिन्यू करेगी। 2025 की जो लाइन है उसके नीचे से या यहाँ से लास्ट तक कंटिन्यू करेगी, लास्ट पोजीशन इंडियन नेवी के नीचे से स्टार्ट करेगी। DRDO along with Indian Navy has conducted maiden trial of indigenously developed air droppable container। बताइए ए बी सी डी। अरे नहीं पता तुक्का लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कॉपी नहीं चेक कर रहा हूँ आपके। एग्जाम में गलती करें उससे बेटर है अभी गलती कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर भी जो आपको रैंडमली लग रहा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल लगा के कर लीजिए, हो सकता है ठीक बैठ जाए। इससे आपको पता चल जाएगा ना कि आपका तुक्का कितना सही बैठता है। अगर तुक्का सही बैठ रहा है तो एग्जाम में ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज जाने दीजिए। बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और बताइए। देखिए जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको आंसर देना है। आंसर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप आंसर नहीं देंगे तो क्लास लाइव देखने का पर्पस भी नहीं आपको फुलफिल होगा। लाइव क्लास करने का पर्पस यही होता है ताकि आप क्लास में पार्टिसिपेट करें, चीजें आपके दिमाग में टिके। आप इंटरेक्ट करेंगे साथ ही साथ तभी तो वो चीजें आपके दिमाग में जाएंगी, वरना फिर लाइव और रिकॉर्डिंग में तो कोई डिफरेंस रह भी नहीं जाएगा। तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। एंजल और तादर नाकुम सब लोग, आप लोग क्या कह रहे हैं? डी ऑप्शन ज्यादा कह रहे हैं। अरे ये तो एक ने डी कह दिया तो सब डी लगाएंगे क्या? चलिए कोई सी लगाएंगे फिर ऐसे तो। चलिए मोंगलांग बी ऑप्शन, ठीक है। अबू दायद डी कह रहे हैं, लोकसान सी, अरे स्टडी मटेरियल डी कह रहे हैं, जोरम सातिन डी, निक सोनू डी। तो ज्यादातर लोग लोकसान ताशी ने सी का है। अकेले पर्सन दिख रहे हैं जो गट्स वाले हैं जिन्होंने एक डिफरेंट आंसर लगाया, वरना भीड़ तो डी के साथ जा रही है, दिल्ली के साथ जा रही है। और कुछ लोग बी फॉर बॉम्बे लगा रहे हैं। सहायक एनजी बी फॉर बॉम्बे। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है इसका सहायक एनजी बी। DRDO along with Indian Navy has conducted maiden trial of indigenously developed air droppable container। अब ये देखिए इसमें पकड़ना क्या क्या है। अब ऐसे नहीं क्वेश्चन करने छोड़ दीजिए। एक वर्ड पकड़िए DRDO, एक वर्ड पकड़िए इंडियन नेवी। यानी कि DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर कुछ बनाया है। क्या बनाया है? एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर बनाया। क्या बनाया है? एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। एयर ड्रॉपेबल कंटेनर क्या होते हैं? देखिए जैसे होता क्या है, आर्मी है, आर्मी कभी पहाड़ी इलाकों में गई, माउंटेनियस इलाकों में, तो माउंटेन वाले इलाकों में हैवी आइटम को ट्रैवल कराना कितना टफ होता है, आप भी जानते हैं इस बात को। तो वो लोग क्या करते हैं, फ्लाइट से कुछ आइटम लेके जाते हैं। अब फ्लाइट से अगर लेके जाएंगे तो उनको नीचे लैंड भी कराना होता है, तो टाइम बचाने के लिए कई बार क्या कर देंगे, वो फ्लाइट को लैंड ही नहीं कराएंगे। लैंड ना करा के वहां से एक पैराशूट में एक कंटेनर होगा, वो कंटेनर ड्रॉप करा देंगे। पैराशूट से कंटेनर ड्रॉप करा देंगे, वो उसी प्रिसाइज लोकेशन पे जहां पर डिफाइन होगा वहीं पे गिरा देंगे। तो वही कंटेनर क्या कहलाते हैं? एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। मतलब आपका फ्लाइट लेगी वो कंटेनर और उसको उस जगह पर गिरा देगी। ये आर्मी भी यूज करती है, नेवी भी यूज करेगी। नेवी क्यों यूज करेगी? मान लीजिए नेवी किसी मिड ओशियन में फंस गई, जैसे ये अपना इंडिया है, इंडिया से इधर कहीं जाकर इधर कहीं ओशियन में नेवी फंसी हुई है। अब नेवी को कुछ स्पेयर पार्ट्स चाहिए,
कुछ इंपॉर्टेंट अपने लिए वेपन्स चाहिए। अब उसके लिए अब वो नेवी अपना शिप वापस तो नहीं लाएगी ना इंडिया की कोस्ट पे, वरना जाने में आने में टाइम लग जाता है। वैसे भी शिप बहुत तेज नहीं चलते हैं, और अगर किसी और दूसरे शिप को अगर वो काम पे लगाएं यहाँ तक सामान पहुंचाने में, तो उससे भी टाइम लग जाता है। तो टाइम सेव करने के लिए कभी कभी जैसे शिप्स आपका बिल्कुल बीच रास्ते में फंसे हुए हैं, तो उनको किसी तरह की मदद पहुंचानी है, किसी तरह की उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई पूरी करनी है, तो उसके लिए क्या करा है इंडियन नेवी ने, वो डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के लिए कुछ कंटेनर बनाए हैं, उन्हीं को कहते हैं एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। तो उनका नाम क्या है? सहायक एनजी। तो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का नाम है आपका सहायक एनजी। सहायक का मतलब ही होता है हेल्पर। अब ये कंटेनर क्या कर रहा है? नेवी की हेल्प कर रहा है, तो सहायक एनजी आपका क्या हो गया? एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। सब्जी बना रहे हैं आप, तो सब्जी बना के देखते रहिए, कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। चलिए, तो इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब की बात थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। देखिए, ये हमारा अभी जब से हम आए हैं तो पहला क्लास अरेंज कराया है। आपका जैसा फीडबैक आएगा, जैसा हमारा स्टूडियो डेवलप होगा, धीरे धीरे आपको और परफॉर्मेंस इनहेंस होके ही मिलेगी, डाउन होके नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चंस ऐसा नहीं है बड़बड़ बहुत तेजी से करके निकल जाने, आराम से करिए, उसको समझिए, थोड़ा सा एनालाइज करिए कि यही क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है और इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एक विस्टाडोम टूरिस्ट कोच आपका बनाया गया है। ब्लैक्स लिखिए, ब्लैक्स ये लिखिए, ब्लैक विस्टाडोम टूरिस्ट कोच, ये एक टाइप ऑफ कोच है। विस्टाडोम टूरिस्ट कोच किसने बनाया है? ये इंडियन रेलवे का एक टाइप ऑफ कोच है। ये टूरिस्ट के लिए बनाया गया है। विस्टाडोम टूरिस्ट कोच का मतलब है ये इस तरह के कोचेस होंगे आपका, जैसे रूफ टॉप वाले, यानी ऊपर क्या होगा, जो कोच है उसके ऊपर भी आपका सनलाइट आराम से आ जाएगी, ग्लास लगा होगा, छत नहीं होगी, उसके ऊपर ग्लास लगा होगा, और जो चेयर्स होंगी 180 डिग्री रोटेट हो पाएंगी। तो काफी क्लासिक और बहुत खूबसूरत कोचेस होते हैं। आप गूगल करिएगा विस्टाडोम टूरिस्ट कोच, आपको खुद दिख जाएगा कितने तरीके के बेहतरीन से कोचेस होते हैं। तो विस्टाडोम टूरिस्ट कोच किसने डेवलप करे? इंडियन रेलवेज। अब इंडियन रेलवेज की काफी सारी फैक्ट्रीज हैं। ये एक मिनट में फिर से लिख देता हूं, विस्टाडोम टूरिस्ट कोच, ये किसके हैं? ये इंडियन रेलवेज के हैं। और ये आपका किस फैक्ट्री ने बनाया ये पूछ रहा है। एक कपूरथला में फैक्ट्री है, रायबरेली में है, बेंगलोर में है, एक चेन्नई में है। 4 फैक्ट्री है इनकी। एक कपूरथला वाली फैक्ट्री है, एक आपका बेंगलोर वाली फैक्ट्री है, एक आपका रायबरेली, और एक चेन्नई। चेन्नई में फैक्ट्री का नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसमें करेक्ट आंसर बताइए, विस्टाडोम टूरिस्ट कोच किस आपका फैक्ट्री ने बनाया है? रेलवे की 4 फैक्ट्रीज आपके ऑप्शन में मेंशन है, एक कपूरथला, रायबरेली, बेंगलोर और चेन्नई। कौन सी फैक्ट्री ने बनाया है आपका इंडियन रेलवे के कोचेस? ये विस्टाडोम टूरिस्ट कोच, ए, बी, सी या डी? एक्चुअली लाइट आपका थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे ही नहीं, इसके नीचे ही लिखेंगे, तो उसका आप टेंशन नहीं लीजिए। लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस पर हम लिखेंगे ही नहीं।
साथ ही साथ देखिए, अगर थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो साथ ही साथ मैं आपका बोलता भी चल रहा हूँ। जैसे मैंने बोला है कि विस्टाडोम टूरिस्ट कोच रेलवे की किस फैक्ट्री ने बनाया है? कपूरथला, बैंगलोर, रायबरेली या चेन्नई? कपूरथला, बैंगलोर, रायबरेली, चेन्नई, किस फैक्ट्री ने बनाया है? सी ऑप्शन क्या है? रायबरेली। डी ऑप्शन रोजी ने बोला डी, अबुदैत डी, मिकित टाइपोडिया, आप सी बोल रहे हैं। और लोग बताइए, और लोगों का क्या कहना है इस बारे में? और लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? चलिए, तो करेक्ट आंसर पे आते हैं। करेक्ट आंसर इसे लिखा, करेक्ट आंसर इज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। आंसर क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। देखिए, पहले क्या है ना, दो तरीके की कोचेस चलते थे रेलवे में। अगर हम कोचेस की बात करें, एक तो होता था आपका ICF, एक होता था LHB। दो टाइप के कोचेस हैं। तो पहले जो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, ये सिर्फ ICF कोचेस बनाती थी, लेकिन अब ये LHB कोचेस भी बनाने लगे। ICF LHB कोचेस में डिफरेंस, जैसे कि आपकी जो स्लीपर क्लास होती थी पहले, वो कौन से कोच होते थे? ICF कोच होते थे। और जो थर्ड AC है, सेकंड AC है, फर्स्ट AC है, वो आपका LHB कोचेस होते थे। आप एक काम करिए, अगर किसी को भी कमेंट सेक्शन में अगर किसी को भी LHB का फुल फॉर्म पता है तो वो जरूर मेंशन करिए। LHB का फुल फॉर्म किसी को भी पता है तो गूगल से सर्च करके जल्दी से मेंशन करिए LHB का फुल फॉर्म। दो तरीके की कोचेस होते थे, लेकिन इसमें स्टेबल आपके LHB ज्यादा होते हैं। अगर आप थोड़ा सा याद करें, थोड़ा सा फ्लैशबैक जाएं, 2014 में जब गवर्नमेंट बदली थी तो उसके 1-2 साल बाद जब आपका सुरेश प्रभु रेलवे मिनिस्टर होते थे, उनके टाइम पर रेलवे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो रेलवे एक्सीडेंट्स में जो मेजॉरिटी एक्सीडेंट होते थे ना आपके, ये ICF कोचेस की वजह से होते थे। ये कंपैरेटिवली कम स्टेबल होते हैं, LHB ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो उसी के बाद से गवर्नमेंट ने क्या करा, ICF कोचेस को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। अब जो मेजॉरिटी आपके जो कोचेस बनते हैं वो आपके LHB ही कोचेस बनते हैं। तो ये जो ICF फैक्ट्री बना रही है ना, विस्टाडोम टूरिस्ट कोच, ये भी आपका LHB कोच है। ये भी आपका कौन से कोच है? LHB कोचेस हैं। ये LHB का आप फुल फॉर्म मेंशन करिए। हाँ, लिंक हाफ मैन घोष सही बोल रहे हैं। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नहीं पता होना ऐसा नहीं कि आप टेंशन में आ जाएं। नहीं पता होना तो और अच्छी बात है, इसका मतलब आपके पास जानने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आपको खुश होना चाहिए। अगर कोई चीज नहीं पता है तो खुश होना चाहिए। अब आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कुछ नया जानने की। इस तरह से सोचा करिए। टेंशन नहीं लेना है, किसी चीज का टेंशन नहीं लेना है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, ये जो आपके एग्जाम्स है, ये सिर्फ आपको नॉलेज नहीं चेक करते हैं, ये आपका हार्डवर्क चेक करते हैं। और एग्जाम की अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अब ये एग्जाम के टाइम कभी ये नहीं सोचना है कि ये एग्जाम मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये कभी नहीं सोचना है। एग्जाम इज लाइक जैसे वर्शिप। जब हम इबादत करते हैं, वर्शिप करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन भी वही है। अब जब वर्शिप करते हैं तो ये तो नहीं सोचते हैं ना कि मैं हेल जाऊंगा या हेवन जाऊंगा, ऐसा तो नहीं सोचते। इसी तरह से आपका जो एग्जाम है, प्रिपरेशन के टाइम ये नहीं सोचना है एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, बस प्रिपरेशन करते चलिए। क्योंकि सिर्फ प्रिपरेशन अगर आप करते रहेंगे तो वही आपको इतना एनर्जेटिक बना देगा, इतना हार्ड वर्किंग बना देगा कि लाइफ में आगे आप और भी कोई भी काम करेंगे वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप उसको बहुत इजीली कर पाएंगे कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि आप कंपेयर टू अदर्स ज्यादा हार्ड वर्किंग हो गए। तो आपकी मेहनत, आपकी प्रिपरेशन कभी भी फेल होने नहीं वाली है, इस बात की तो गारंटी है। कोई भी पर्सन आपके एग्जाम की गारंटी नहीं ले सकता कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। वो प्लस माइनस होता है कि हाँ कम चांसेस हैं, ज्यादा चांसेस है, गारंटी कोई नहीं लेता। एक बात की लेकिन गारंटी है कि अगर आपने ऑनेस्टली अपने एग्जाम की तैयारी करी है तो इस बात की तो गारंटी है कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है,
अब एग्जाम के लिए कई बार आप क्या करते हैं, आपको स्ट्रेस आ जाता है, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। अब माइंड डाइवर्ट में नहीं, ऐसा नहीं कि आप 3 दिन की ट्रिप पे निकल गए लद्दाख, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक हॉबी पाल लीजिए, कोई छोटा मोटा, जैसे किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को मूवीज देखना अच्छा लगता है, आपके अमरजीत को चाय पीना अच्छा लगता है, तो सबकी अपनी अपनी हॉबी है, तो एक आप अपनी हॉबी बना लीजिए, उस हिसाब से आपको काम करना है। थोड़ा सा एक टाइम डेडिकेट कर दीजिए अपनी हॉबी के लिए, उससे आप ही का माइंड फ्रेश हो जाएगा, और कुछ नहीं। हाँ, ट्रेन 18 भी आपका आईसीएफ चेन्नई में बनती है। ट्रेन 18 का चलिए नाम बताइए, क्या नाम है ट्रेन 18 का? अभी रिसेंटली न्यूज में आया था, नए रेलवे मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने कहा है 40 नए डिस्ट्रिक्ट्स को हम ट्रेन 18 से कनेक्ट करेंगे, 40 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। जब कब करेंगे? 2022 तक, क्योंकि 2022 में इंडिया को 75 इयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, तो उसको कहते हैं इंडिया एट द रेट 75, क्योंकि हमें 2022 में 75 इयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, तो 40 नए डिस्ट्रिक्ट्स आपके इस ट्रेन 18 से ही कनेक्ट करने वाले हैं। तो ट्रेन 18 का नाम भी बता दीजिए। इको के लिए हम वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा कर्टेन्स लगाए हैं और कर्टेन्स लगाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा, इस बार थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेंगे। आप बस अपना ऑनेस्ट फीडबैक देते रहिए, ताकि हम उस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपना काम जारी करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा, रफेल तो आप जानते ही होंगे, तो इंडियन एंड फ्रेंच रफाल फाइटर जेट। रफाल क्या है? फाइटर जेट्स हैं। कहां से लिए? फ्रांस से लिए। तो फ्रांस के पास भी रफाल है, इंडिया के पास भी रफाल है, तो दोनों ने सोचा चलो अपना अपना रफाल निकाल के लाओ, रफाल की एक्सरसाइज कराएंगे। तो इंडिया और फ्रांस ने रफाल फाइटर जेट जो हैं, उन्होंने जो एक्सरसाइज करी, उनकी एक्सरसाइज का जो कोड नेम था, एक्सरसाइज का नाम तो डेजर्ट नाइट था। उन्होंने एक वॉर गेम करवाया था, एक वॉर गेम करवाया था, और उस वॉर गेम का कोड नेम था स्काईरॉस। एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट नाइट 2021। वॉर गेम का कोड नेम है स्काईरॉस। तो सिंपल सा सवाल ये है कि ये एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के रफाल फाइटर जेट्स की जो एक्सरसाइज है वो किस सिटी में हुई है? ए ऑप्शन है आपका जोधपुर। जोधपुर कहां पर है? ये राजस्थान में, पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है वहां पर। बी ऑप्शन है पुणे। पुणे इज इन महाराष्ट्र। सी ऑप्शन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इज कैपिटल ऑफ उड़ीसा। डी ऑप्शन बेंगलुरु। चलिए लगाइए, बोली लगाइए, ए बी सी डी। ए बी सी डी। फोकस थोड़ा सा बिगड़ रहा है, तो उसके लिए देखिए हम ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको और इम्प्रूव कर देंगे। इंडियन और फ्रेंच रफाल फाइटर जेट्स, उन्होंने एक्सरसाइज करी, उसमें एक वार गेम था, उसका कोड नेम था स्काईरॉस, और वो एक्सरसाइज आपका किस सिटी में हुई? सवाल पूछ रहा है। जोधपुर, पुणे, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, किस सिटी में ये एक्सरसाइज हो रही है? ज्यादातर लोग जोधपुर पे जा रहे हैं, कुछ लोग ए ऑप्शन गेमिंग आतू कह रहे हैं, ए ए मतलब हाँ जोधपुर, आंगा कह रहे हैं डी। डी क्या है? बेंगलुरु।
तो जोधपुर और बेंगलुरु के बीच थोड़ा लड़ाई चल रही है, ए या डी, जोधपुर या बेंगलुरु, जल्दी से बताइए, जोधपुर या बेंगलुरु, जोधपुर या बेंगलुरु। जोधपुर या बेंगलुरु, देखिए चलिए करेक्ट आंसर इज जोधपुर। ये एक्सरसाइज कहां पर हुई थी? जोधपुर में। तो इंडिया के रफाल और फ्रांस के रफाल, रफाल कहां से हमने खरीदे? फ्रांस से खरीदे। कंपनी का नाम है डसॉल्ट, डसॉल्ट एविएशन, फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। लेकिन रफाल से जुड़ी जानकारी जरूर पढ़िएगा। रफाल अभी काफी कंट्रोवर्सी में भी रहा था, अभी भी कंट्रोवर्सी में, अभी वो कंट्रोवर्सी फिर से इमर्ज हो गई है क्योंकि वहां पर जुडिशियल इंक्वायरी बैठी है फ्रांस में, रफाल इंडिया के साथ जो फ्रांस में रफाल डील हुई है उसको लेकर। तो ये कंट्रोवर्सी तो नहीं पूछेगा, लेकिन इससे रिलेटेड चीजें एग्जाम में पूछ सकता है कि रफाल कहां से लिया? फ्रांस से। किस कंपनी से? डसॉल्ट एविएशन। इंडिया और जो फ्रांस की एक्सरसाइज है रफाल एक्सरसाइज, उसका क्या नाम है? उसका नाम है डेजर्ट नाइट 21। एक्सरसाइज का भी मैं यहाँ लिख देता हूं, एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट नाइट 21। ये एक्सरसाइज का नाम है जो इंडिया और फ्रांस के रफाल कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप इंडिया और फ्रांस की ये एक्सरसाइजेस डिस्कस कर रहे हैं तो इसके साथ साथ जरूरी हो जाता है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हो रही हैं उनको भी देख लीजिए। मिलिट्री एक्सरसाइजेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आते ही रहते हैं एग्जाम में। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के आपको अमूमन देखने को मिल जाएंगे सवाल। तो इंडिया और फ्रांस में कौन कौन सी एक्सरसाइज है? इंडिया और फ्रांस के बीच जो आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, एक है वरुण, एक है गरुड़ और एक है शक्ति। वरुण, गरुड़, शक्ति, इंडिया और फ्रांस के बीच 3 एक्सरसाइजेस है। वरुण किस किस के बीच में? इंडियन नेवी और फ्रांस नेवी के बीच में एक्सरसाइज है। गरुड़ इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स। गरुड़ एक बर्ड होती है, गरुड़ कमांडो होती है, एयरफोर्स के जो कमांडोज हैं, स्पेशल कमांडोज, उनको गरुड़ कमांडोज कहते हैं। तो गरुड़ एयर एक्सरसाइज है, गरुड़ इज अ बर्ड, तो बर्ड से याद रख सकते हैं, एयर रिलेटेड एक्सरसाइज है। शक्ति ये फ्रांस की आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच होती है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच 3 मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है, वरुण, गरुड़ और शक्ति। इन 3 का नाम जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा डायस्पोरा वर्ड जानते हैं आप लोग? कितने लोग डायस्पोरा वर्ड जानते हैं? इंडियन डायस्पोरा, यस और नो? कुछ जानते हैं डायस्पोरा के बारे में? बताइए यस और नो। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है? इंडिया के कौन से लोग हैं इंडियन डायस्पोरा का मतलब है? बताइए यस और नो। नहीं पता कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, सीखने को मिलेगा। सुना है? कहाँ सुना है? इंडियन डायस्पोरा का मतलब है जो इंडिया के इंडियन ओरिजिन के पर्सन जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं वो इंडियन डायस्पोरा कहलाते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कोशिश करी है? गवर्नमेंट कोशिश करी कि उनके साथ किसी तरह से हम कनेक्ट करें। जो फॉरेन पर्सन्स हैं वो इंडिया के ही हैं, उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए जो लोग पीसीएस की तैयारी कर लें वो इस चीज को थोड़ा सा अपने एक दिमाग में रखें, एक क्वेश्चन आंसर करने की कि इंडियन डायस्पोरा क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ये खुद भी पढ़ना है इसके बारे में, एक बार गूगल कर सकते हैं कि रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये थोड़ा सा एक आइडिया ले लीजिएगा। इंडियन डायस्पोरा में हम क्या कर रहे हैं? बाहर के जो इंडियन पर्सन है जो इंडिया के हैं लेकिन इंडिया में रहते नहीं, सिटीजनशिप कहीं और के ले लिए हैं या फिर एनआरआईज हैं, उनसे डील करने के लिए हमने क्या करा है? एक कनेक्शन बनाया। तो उसी से रिलेटेड एक सवाल है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है?
मेंशन करिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है। एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने टू कनेक्ट विद इंडियन डायस्पोरा। एक ऐप बनाया है, 4 ऑप्शन लिख रहे हैं। कौन कौन से ऑप्शन है देख के बताइए। ए ऑप्शन है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, बी ऑप्शन है प्रवासी भारतीय, बी ऑप्शन है प्रवासी भारतीय, सी ऑप्शन है वैश्विक भारतीय, वैश्विक भारतीय, डी ऑप्शन है प्रवासी रिश्ते। प्रवासी का मतलब ही होता है कि जो लोग बाहर के हों, प्रवासी रिश्ते। 4 नाम लिखे हैं, 4 पोर्टल के नाम लिखे हैं, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, प्रवासी भारतीय, वैश्विक भारतीय और प्रवासी रिश्ते। अब आपको चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। कौन सा पोर्टल बनाया है इंडियन डायस्पोरा से कनेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। अब 2 सवाल आपको यहाँ से पकड़ लेने कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, पहली चीज, और दूसरा प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। देखिए मिनिस्टर्स के नाम आते रहते हैं, ये आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, अगर बिलीव नहीं है तो मिनिस्टर्स के नाम पूछता रहता है। आप अरुणाचल के तो अरुणाचल के सारे मिनिस्टर्स के नाम पता होना चाहिए, और सेंट्रल लेवल के सारे मिनिस्टर्स के नाम जितना हो सके जो न्यूज में रहते हैं। इस बार तो एलडीसी में हद हो गई, सॉलिसिटर जनरल पूछ लिया, सब लोग अटॉर्नी जनरल रटते जाते हैं, उन्होंने सॉलिसिटर जनरल पूछ लिया, लेकिन सवाल बहुत कायदे का था। क्योंकि देखिए जिसने अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की जिसकी हैबिट होगी, जिसकी भी हैबिट होगी, तो सॉलिसिटर जनरल याद करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार नाम आता रहता है न्यूज़पेपर में सॉलिसिटर जनरल का। अब जैसे आपको आपका नाम कभी याद नहीं करना पड़ा होगा, 50 लोग लेते रहेंगे, आपको याद हो गया। इसी तरह से सॉलिसिटर जनरल का नाम रट जाता है जो थोड़ा भी न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जामिनर की एक ही डिमांड है कि न्यूज, करंट अफेयर्स, बस वही उनकी डिमांड है, तो उसी पे आपको खरा उतरना है। तो करेक्ट आंसर बताइए, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, प्रवासी भारतीय, वैश्विक भारतीय और प्रवासी रिश्ते, ए बी सी डी। हाँ जी, करंट अफेयर्स मिनिस्टर का नाम तो एस सुब्रमण्यम है, सॉरी एस जयशंकर है। प्रवासी रिश्ते आ रहा है, वांगो जी कह रही हैं प्रवासी रिश्ते, और गैस करिए क्या करेक्ट आंसर होगा। खतरनाक, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, ओहो। चलिए, तो करेक्ट आंसर इसका है आपका ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, ये प्लेटफॉर्म का नाम है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता इंडियन डायस्पोरा से कनेक्ट करने के लिए, ये करेक्ट आंसर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता को टिक कर दीजिए और आगे बढ़िए, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, नोट कर रहे हैं ना आप लोग, ये नोट करते चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, हाँ, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड। इस क्वेश्चन में मुझे आपको काफी ज्यादा चीजें बतानी, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, काफी ज्यादा फैक्ट्स से रिलेटेड है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द
export of which indigenously developed and manufactured missile. Union Cabinet has approved the export of which indigenously developed and manufactured missile. एक मिसाइल की बात हो रही है, तो चार ऑप्शन है आपके पास। अमोघा, आकाश, नाग, पृथ्वी। अमोघा, आकाश, नाग, पृथ्वी, चार ऑप्शन है आपके पास। विच कौन सी मिसाइल को अप्रूवल मिला है? देखिए, कोई भी मिसाइल बनती है डिफेंस से रिलेटेड, तो उसे एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल लेना पड़ता है, और अप्रूवल लेने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी का हेड कौन होगा? डिफेंस मिनिस्टर होगा। तो टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि जो इंडिया में मिसाइल्स या वेपन्स डेवलप कर रहे हैं उनको भी हम बाहर जाके बेचें। जैसे यूएसए है, रशिया है, फ्रांस है, जापान है, ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी को बेचते हैं डिफेंस से रिलेटेड, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी बेचें, ना कि खरीदें, क्योंकि इंपोर्ट करने में हम बहुत आगे हैं, एक्सपोर्ट करने में बहुत पीछे। तो इसका पहले तो करेक्ट आंसर बताइए, अमोघ, आकाश, नाग और पृथ्वी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसमें? आकाश। करेक्ट आंसर इज आकाश। ठीक है, अब आकाश से रिलेटेड कुछ बातें आपसे करनी है। आकाश एक्चुअल में है क्या? आकाश आपका एक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल? सरफेस टू एयर मिसाइल, मिड रेंज मिसाइल है ये, सरफेस टू एयर मिसाइल। एक बात आकाश से रिलेटेड ये याद रखिएगा। और ये देखिए, ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी कि ये मेड इन इंडिया वाले प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या कहा था? आत्मनिर्भर भारत, हमारा टारगेट आत्मनिर्भर भारत का है। तो कहीं से भी अगर आत्मनिर्भर भारत का लिंक बन रहा है तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव आत्मनिर्भर भारत पे है, और जो गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है एग्जामिनर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देता ही देता है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, एक सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने के लिए आकाश जैसी मिसाइल्स हम एक्सपोर्ट करेंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल्स। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए बूस्टिंग प्रोजेक्ट है। स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है, स्पीड इसकी 2.5 टाइम्स है साउंड से, साउंड की स्पीड से 2.5 टाइम्स ज्यादा स्पीड है ये आपका आकाश की। देखिए, जितने भी मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं ना, वो एक प्रोग्राम के तहत बनता है। एक प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP, इसे शॉर्ट में कहते हैं IGMDP। ये 30 साल से पुराना प्रोजेक्ट है, और जितनी भी हम मिसाइल्स बना रहे हैं, आपका पृथ्वी है, नाग है, आकाश है, ये सारी मिसाइल्स हम इसी प्रोजेक्ट के अंडर बना रहे हैं। पृथ्वी, नाग और ये आपका त्रिशूल वगैरह, ये सब इसी के अंदर बन रही है। तो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 30 इयर्स पुराना प्रोग्राम है। ये किसके अंडर चल रहा है? ये चल रहा है अंडर DRDO। ये सारा काम कौन देख रहा है? DRDO देखता है। DRDO की फुल फॉर्म बता सकते हैं आप लोग? DRDO की फुल फॉर्म आसान है, बहुत टफ नहीं है। DRDO की फुल फॉर्म बताइए।
जल्दी से मुझे बतानी पड़ेगी क्या? अरे कोई एक पर्सन तो बता ही सकता है, इतने लोग हैं। हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रोडा जी ने कहा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आगे निकलते चलते, चलिए बढ़िया है। मुझे लग रहा थोड़ा सा शायद लैग हो जाता है। तो DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज में रहता ही रहता है, तो ये कोई भी शॉकिंग वाली बात नहीं है कि अगर एग्जाम में DRDO की फुल फॉर्म पूछ ले। बहुत सिंपल सा सवाल आएगा, क्लियर होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको लगता है बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में प्रेशर इतना होता है, भूल जाते हैं। बहुत टफ याद करने के चक्कर में ये आसान चीजें मिस कर देते हैं। उन्हीं में से एक है आपका DRDO की फुल फॉर्म। एग्जाम में जाएंगे तो याद करेंगे डी से क्या था, डिफेंस था, कि टी से दिल्ली था, कि डी से क्या था, है ना। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है, अभी से प्रैक्टिस बना के चलिए। तो DRDO के अंदर ये प्रोग्राम चलता है। अच्छा, एक इससे रिलेटेड एक और चीज मैं पूछूंगा। एक नाम लिख रहा हूँ, एक फुल फॉर्म बताइएगा उसकी, किसी को भी अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो। सिप्री, सिप्री के बारे में किसी ने सुना है? शायद फुल फॉर्म बताऊं तो कुछ और लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। हाँ या ना? इसका नाम सुना है कि नहीं सुना है? यस और नो? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म किसी ने सुना है? सिप्री का नाम? चलिए, सुना है, लोग कह रहे हैं रिलेटेड विद आर्म्स कंट्रोल। एक्चुअली आर्म्स कंट्रोल से क्या है, ये नाम में, बस नाम में तो ये होते हैं हिपोक्रेसी। देखो आप, नाम में पीस है, नाम में लिखा है पीस, लेकिन ये सारा काम इनका दिमाग का रहता है कि कौन कंट्री कितना डिफेंस का प्रोडक्ट खरीद रहा है, कौन कितना बेच रहा है। तो हर कंट्री के डिफेंस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जानकारी रखते हैं लोग, और कहते हैं हम पीस की बात कर रहे हैं। देखो, ये होते हैं असली हिपोक्रेसी। तभी तो कहते हैं इनकी भी हिपोक्रेसी की सीमा होनी चाहिए। चलिए, अब इससे रिलेटेड एक और बात बताइए। स्टॉकहोम आपका कहां पर पड़ेगा? स्टॉकहोम ये कहां पर प्रेजेंट है? स्टॉकहोम रीडिंग एवरीवन। कई लोग मेरे को लगातार मेरे को मैसेज कर रहे हैं, एक बार सर आइए आप, मेरे को मैसेज कर रहे हैं। आज वैसे जीके वाले सर की क्लास थी, निकाब सर की क्लास मेरी क्लास के बाद स्टार्ट होगी मैथ की, क्योंकि अभी आपका जो एग्जाम है LDC का और UDC का एग्जाम है, इसके बाद आपका स्क्रीनिंग भी है आपका। तो सारे एग्जाम में जीके जीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि जो मैथ जहाँ तक आपकी हो गई है, जीके जीएस में जो क्वेश्चन आएंगे उनका जो आपका पैटर्न जो रहेगा ज़्यादातर देखा गया करंट अफेयर्स के बेस पे ही रहेगा। तो इसलिए आपका मेन फोकस यहाँ पे जीके जीएस में होना चाहिए। तो लगातार मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर एक बार आप आइए, इसलिए मैं अभी आया हूँ। कैसे आपका तैयारी चल रहा है बताइए जल्दी से, तैयारी कैसे चल रहा है आपका? अभी देखिए, पहला आज क्लास लाइव रखा है, इवन पंखा भी हमने बंद कर दिया कि आवाज ना आए, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो देखिए आती जाती रहती हैं। प्रॉब्लम्स मेन क्या है कि उसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम वाले पर्सन पूरी दुनिया मिल जाएंगे आपको, है कि नहीं है? सोल्यूशन क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन उसका। तो पंखा भी हम लोगों ने ऑफ कर दिया है कि भाई आवाज नहीं आनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप करंट अफेयर्स पे अच्छे से अपनी कमांड रखिए। इसलिए सर का मेन कंसर्न इसी पे ओरिएंटेड है। अभी जो आप टेस्ट ले रहे हैं उसका भी वीडियो बनने जा रहा है। अब जैसा जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा, इवन हम लोग का यहाँ पे जैसे आया तो हम लोग को लगातार आपके मैसेज आए कि भाई जल्दी क्लास स्टार्ट करनी है, तो उसकी वजह से जैसे जैसे पॉसिबल हो पाया लगातार इसमें क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। मेन चीज है कि आपकी जो तैयारी का मोमेंटम है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोमेंटम नहीं बिगड़ना चाहिए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। तो सर का क्लास 4 क्लास चलेगा डेली वाइज। एक करंट अफेयर्स का क्लास, एक जो सर आपको टेस्ट सीरीज कराएंगे
उस टेस्ट सीरीज का क्या होगा, डिस्कशन वीडियो बनेगा। और 2 क्लास आपकी सब्जेक्ट की चलेंगी, जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी, इस टाइप से आपकी 2 क्लास चलेगी। तो ये आपका क्लास कराएगा आपका, ठीक है। अभी जैसे आपको कुछ ब्लर दिख रहा है, कुछ वो लगातार इंप्रूवमेंट करेंगे, और इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। देखिए ये अगर लाइव अगर नहीं भी आप ले पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड तो लेक्चर आपके पास मिलेगा। लेकिन कोशिश करिए लाइव ही लीजिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे उससे आइडिया लगेगा। प्लस में क्या होता है ना कि जो ये सब चीजें होती हैं जीके, ये सब डिस्कशन ज्यादा आती है। जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो ज्यादा डिस्कस करते हैं, अभी भी हम सर आपस में डिस्कस करते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। तो मेरी क्लास 2 क्लास रहेगी डेली वाइज, और सर की 4 क्लास रहेगी, क्योंकि 2 उनके सब्जेक्ट की क्लास रहेगी, एक उसका टेस्ट सीरीज का डिस्कशन रहेगा, और एक क्लास रहेगी सर की करंट अफेयर्स। मेरी 2 क्लास चलेगी। तो क्लासेस हो सकता है कुछ लाइव रखेंगे, कुछ रिकॉर्डेड रखेंगे, बट कंटेंट वैसे ही रखना है कि आपको एग्जाम तक पूरा 100% प्रिपेयर हो जाए आपका। मैं भी बहुत मिस कर रहा हूं आप लोगों को, बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं। इसलिए मैं ये था कि क्लास में आना है, आप लोग के लगातार मैसेज आया कि मैं आप पे पूरी पढ़ा। आप लोग बस प्रिपरेशन को अच्छी मेंटेन रखिए, क्योंकि यहां से, जैसे मैं लास्ट टाइम बोल के गया हूं कि यहां से आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर ने बोला, बिल्कुल सही बात है। कई ऐसे पुराने स्टूडेंट्स में मिला मैं कि कई तो बहुत अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे वही बैग पैक करके चले गए कि लाइफ इज बैग। वो नहीं करना है। यहां से टेंशन नहीं बिल्कुल रखनी, कोई बात है तुरंत आप बताइए, कोई टेंशन नहीं रखना है। उसी हिसाब से हम लोग क्लास अरेंज करेंगे, लेकिन आपकी एग्जाम तक यहां से अपना मोमेंटम बिल्कुल मेंटेन रखिए, अपना मोटिवेशन बिल्कुल हाई रखिए यहां तक। चलिए अब सर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, कंटिन्यू करेंगे। चलिए जो दीदार आप मांग रहे थे मिल चुका है आपको। अब वापस आ जाते हैं। तो स्टॉकहोम में पूछा था, स्टॉकहोम कहाँ पर है? तो स्टॉकहोम आपको मिलेगा स्वीडन में। इसकी एक रिपोर्ट आएगी। इन्होंने ये कहा था कि इंडिया की रैंकिंग इन एक्सपोर्ट में मामले में हमारी रैंकिंग कितनी है? 23rd। ये भी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया की रैंकिंग 23rd है अकॉर्डिंग टू सिप्री। और अगर इंपोर्ट की बात करते हैं यानी खरीदने की, तो हम टॉप 3 में रहते हैं, और बेचने के मामले में 23rd है। तो एक्सपोर्ट हमारा कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। ये मेरे को थोड़ा सा बताना था सिप्री से रिलेटेड। सिप्री स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन पे। देखिए ये सब मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ स्टॉकहोम और स्वीडन, क्योंकि कुछ सवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड आ जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं आते हैं कि उसके लिए आप पूरा प्रॉपर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने बैठ जाएं। हाँ, लेकिन कुछ बेसिक सवाल आ जाते हैं, जैसे पूछ लेंगे कंबोडिया इंडिया के ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में, तो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, एटलस में थोड़ा सा बस एक रैंडम सा एशिया वाला पहले मैप कंप्लीट कर दीजिए। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए हर कंट्री को रेस्पेक्ट टू इंडिया की, इंडिया के रेस्पेक्ट में ये कंट्री ईस्ट में है या वेस्ट में है, और ओशियंस इंडिया के आसपास कौन से हैं, डीपेस्ट ओशंस, स्मॉलेस्ट ओशन, इस तरह के बस वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल आते हैं। बाकी डीप में तो बिल्कुल नहीं आते। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना कोई फायदे का सौदा नहीं है। बेसिक चीजें वो आप करंट अफेयर से ही कवर कर सकते हैं। जैसे कि आज आप जाके क्या कर सकते हैं, स्वीडन को देख सकते हैं। स्वीडन को घूर के देखिए मैप में कहां पर मिलेगा, ये आपको यूरोप वाले पोर्शन में मिलेगा। तो एक बार उसको देख लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी लोकेशन वर्ल्ड में है कहां पर। बस इतना अगर आपने आइडिया रख लिया काफी है, मोर देन एनफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आपका नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक है, उनकी हम बात करेंगे। एक जगह लिख रहा हूं, बताइएगा इसका आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है इसका नाम? थॉबल। ये सुना है कि नहीं सुना है इस जगह का नाम? देखिए अच्छा था, हमें भी लग रहा है आप लोगों से आज मिलने के बाद, क्योंकि क्लासेस की हम लोग एक्चुअली एक तरीके से आदत सी हो गई थी। अभी भी क्या होता है, कभी कभी यहाँ की सुबह एकदम से आँख खुलती है क्लास लेना था, तो ऐसा भी सीन हो जाता है कभी कभी, एक वो सब कॉन्शियस में चलता रहता है। तो अब इसी तरह से अभी हम आपसे लाइव कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए बताइए थोबल, ये जगह का नाम सुना है कि नहीं सुना है?
मणिपुर में लग रहा है, हाँ जी मणिपुर में ही है, मणिपुर में ही है आपका, मणिपुर में आपको मिलेगा थोबल। एक्चुअली एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है थोबल में, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक से ज्यादा काम कर रहा हो। जैसे वहां पर एक थोबल रिवर है, उस थोबल रिवर में आपका एक डैम बनेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, इरिगेशन का काम करेगा, तो वो क्या हो गया, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया। तो ये थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस स्टेट का है, मणिपुर का है, मणिपुर का है आपका थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। जिंजर जानते हैं, जिंजर, जिंजर या इसको अदरक भी कहते हैं। अभी रिसेंटली जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट जो है नॉर्थ ईस्ट का, उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, ये नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट होगा। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एवर स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ नॉर्थ ईस्ट किस स्टेट में है। नॉर्थ ईस्ट में तो है, नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में लोकेटेड है। चार ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, सिक्किम, फिर आपका त्रिपुरा, मेघालय, या फिर आपका अरुणाचल। सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल। जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताइए। जिर्दो और मोंगलांग कह रहे हैं मेघालय, तो एक बात कह रहे हैं सी, सी क्या है, सी, अच्छा सी भी मेघालय है। और कोई अपनी राय रखना चाहेगा। साजन नातुंग कह रहे हैं मेघालय, अंगा जी कह रहे हैं अरुणाचल, और कोई है, और कोई अपनी राय व्यक्त करे। देखिए जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, भले गलत आंसर दे दी, डजंट मैटर, कोई आपको यहाँ जज करने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मैं जज हूंगा, फेक आईडी बना के आ जाइए, कौन पहचान रहा है आपको, ये तो लाइव है, ओपन टू ऑल है, ठीक है। लेकिन आइए और अपना आंसर जरूर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आप आंसर देंगे तो कहीं ना कहीं आप ही को वो फायदा देगा। आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन एक बार आप अगर रियलाइज करना चाहते हैं तो एक बार एक लाइव क्लास बिगर आंसर भी करके दीजिए और एक लाइव क्लास में भर भर के आंसर दीजिए, आपको खुद डिफरेंस दिख जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लोब्सान जी नहीं दिख रहे हैं, लोब्सान कहां पर है, उनका आंसर नहीं आ रहा है। अरुणाचल, मेघालय, ठीक है, मेघालय, सब मेघालय बोल रहा है तो मेघालय होगा। ये नहीं करता, देखिए राजा लोग मेजॉरिटी पे नहीं जाते हैं, जो ऑफिसर होता है राजा होता है, वो मेजॉरिटी की बात ही नहीं करता, वो फैक्ट पे जाता है। हो सकता है मेजॉरिटी गलत हो, कई बार ऐसा होता है कि मेजॉरिटी गलत होती है। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मेजॉरिटी ऐसा कर रही तो मैं भी ऐसा करता हूँ। आपको अपना एक स्टैंड लेना सीखना है। कल आप ऑफिसर बनेंगे तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी तो यही होगी कि आपको अपना खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा। इसीलिए तो आपको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए जाते हैं तो और लोगों से दूर बैठाला जाता है, ताकि आप किसी का आंसर कॉपी ना करें, क्योंकि किसी और की थिंकिंग आपसे मैच नहीं होनी चाहिए, आपका अपना खुद का स्टैंड होना चाहिए। सब मेघालय बोल रहे हैं, हाँ ज्यादातर मेघालय बोल रहे हैं। लोकसान जी का आंसर नहीं आ रहा है, कहां पर है, चलिए कोई बात नहीं। तब मुझे लगता है समझ तो आप गए होंगे, आंसर इज मेघालय।
गिंगर प्रोसेसिंग प्लांट पहला नॉर्थ ईस्ट का कहाँ लग रहा है? मेघालय में। देखिए गिंगर प्रोसेसिंग प्लांट का मतलब क्या है? गिंगर मतलब ये अदरक की बात कर रहा है। इससे करेंगे क्या? इसको जिंजर भी बोलते हैं। जिंजर से अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे जिंजर का पाउडर बनता है, जिंजर की टॉफी बनती है, और जिंजर को हम लोग मेडिसिन में भी यूज करते हैं, तो काफी ज्यादा इसका यूज है। तो प्रोसेसिंग प्लांट करता क्या है? एक रॉ मटेरियल को एक उसका दूसरा प्रोडक्ट बना देता है। जैसे टोमेटो केचप, केचप क्या है? प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, उसने क्या करा? टोमेटो लिया, टोमेटो से क्या बना दिया? केचप बना दिया। तो इसी तरह से जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट है, वो क्या कर रहा है? इसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। और ये किसका एग्जांपल है? ये एक एग्जांपल है आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही हॉट टॉपिक है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अभी इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन हाँ इसका स्कोप बहुत देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत आगे बढ़ जाएगी। और अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी तो बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा देखा जाता है मार्केट में, जैसे माना जाता है कि आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इस तरह की इंडस्ट्री को क्या कह देते हैं? सनराइज इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन में वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सनराइज इंडस्ट्री। 4 ऑप्शन मिलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सनराइज इंडस्ट्री, उसमें एक ऑप्शन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पक्का होगा, आपको वही टिक कर देना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसका एक एग्जांपल है? सनराइज इंडस्ट्री। जैसे आपका इलेक्ट्रिक कार्स और रिन्यूएबल एनर्जी, लिथियम बैटरीज, ये सब आपका सनराइज इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हैं। तो ये भी सवाल एक बार 2008 में आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सनराइज इंडस्ट्री, बट उस टाइम करेक्ट आंसर ऑटोमोबाइल था, क्योंकि तब ऑटोमोबाइल नया नया आया था, डेवलप हो रहा था। बट आज के टाइम में ऑटोमोबाइल पूरा डेवलप हो चुका है, तब वो सनराइज इंडस्ट्री नहीं है। आज के टाइम में सनराइज इंडस्ट्री कौन है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो वक्त बदला, सवाल बदला, जवाब बदला। चलिए आगे आते हैं। अच्छा ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल, उसका भी ये पार्ट है। वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, वोकल फॉर लोकल, ये गवर्नमेंट का जो टैग है वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल आइटम्स को प्रमोट करो, उनकी बातें करो। तो इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो जहां भी आत्मनिर्भर की बात हो, वोकल फॉर लोकल की बात हो, ऐसी जो भी चीजें जहां पर गवर्नमेंट फोकस्ड हो, जो गवर्नमेंट की प्राइड हो, उन पे जरूर फोकस करिए, उस पे सवाल आते ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला एक्चुअली क्वेश्चन कम फैक्ट ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन जब वो जनवरी में आया था तब से चीजें बदल चुकी हैं। मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि जनवरी के टाइम पे पूछा गया था, जनवरी के करंट अफेयर्स में था कि कौन सी 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है इमरजेंसी पर्पस के लिए इंडिया में। अच्छा पहली बात, जितनी भी कोविड-19 की वैक्सीन है इंडिया में, थोड़ा सा यहाँ पर मैं कोविड-19 की वैक्सीन की बात करूंगा। पहले तो आप ये बताइए, आप कोविड-19 की कौन कौन सी वैक्सीन के बारे में जानते हैं जो इंडिया में अप्रूवल ले चुकी हैं? कौन कौन सी वैक्सीन है? हाँ जी, नेक्स्ट बार से आपको वीडियो क्वालिटी बढ़िया मिलेगा, उसकी आप चिंता नहीं करिए। तो अभी आप ये बताइए कौन कौन सी कोविड-19 वैक्सीन इंडिया में अप्रूवल ले चुकी हैं? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, और कौन सी है? अरे कापा डेल्टा वैक्सीन थोड़ी ना है, ये तो इस वायरस के स्ट्रेन है, इनके बारे में कभी और बात करेंगे। कोविन वैक्सीन नहीं है, कोविन एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप रजिस्टर करते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। एक और आया, फाइजर को अभी नहीं मिला है, स्पुतनिक को मिला है। 4 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 और आपका मॉडर्ना। ये 4 वैक्सीन इंडिया में इस टाइम चल रही हैं। कोविशील्ड कहाँ की है? ये यूके की है। कोवैक्सीन ये इंडिया की है। स्पुतनिक 5 ये रशिया की है और मॉडर्ना ये कहाँ की है? ये आपकी यूएसए की है।
तो ये 4 वैक्सीन है जिनको हमने क्या दे रखा है, इमरजेंसी अप्रूवल दे रखा है इन 4 वैक्सीन को। अच्छा, इनको अप्रूवल देता कौन है, इमरजेंसी अप्रूवल इनको देता कौन है, इनको कोविड-19 की जो 4 वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 और मॉडर्ना, इनको अप्रूवल आपका जो देने वाली बॉडी है, इसका नाम याद रखिएगा, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। ये बॉडी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, CDSCO। इंडिया में जितनी भी वैक्सीन, जितनी भी दवाएं, जितनी भी ड्रग्स आते हैं, उन सबको अप्रूवल यही बॉडी देती है। अब ये ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स है ना कि आपको कभी भी किसी स्टैटिक किताब में नहीं मिलेंगे, ये आपके तभी कवर होते हैं जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अब लेकिन करंट अफेयर्स में भी कोई आपको सिर्फ इतना पढ़ा के निकल जाए कि 4 वैक्सीन कौन कौन सी आई हैं, तो आप तो कभी CDSCO जान ही नहीं पाएंगे। और मेरे जैसा कोई आ जाए तो मैं तो ये वैक्सीन थोड़ी ना पूछूंगा, मैं तो CDSCO पूछूंगा। तो इससे रिलेटेड आसपास की भी आपको रेलिवेंट जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि 4 वैक्सीन पढ़ के निकल गए। तो CDSCO कौन क्या करता है, अप्रूवल देता है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म शुरू में कंफ्यूज करेगी, इसीलिए थोड़ा अच्छे से 2-4 बार आप इसको लिख लीजिए, कमेंट सेक्शन में इसको लिख के दिखाइए। जितना आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप स्ट्रांग होते जाएंगे। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। खाना खाने के टाइम, खाना खाने का टाइम हो गया, खाना तो हमने भी नहीं खाया अभी। तो आप पूरी वीडियो में आ रहे हैं, खाना खाइए, लाइव दीजिए, खाते खाते भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और बताते जाइए सबको क्या क्या खा रहे हैं खाने में, और लोगों को भी आप थोड़ा हेल्दी फील करा सकते हैं। तो बॉडी का नाम क्या है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका जो चेयरमैन होता है, इस बॉडी का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो बॉडी का नाम है जो ड्रग्स अप्रूव करती है। और इस बॉडी का जो सबसे टॉप पर्सन है, इस बॉडी के चेयरमैन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। क्या किसी को DCGI का नाम पता है, DCGI का नाम लिख देता हूं, डॉक्टर VG सोमानी। डॉक्टर VG सोमानी कौन है, DCGI के चेयर, वो DCGI हैं। DCGI एक पोस्ट का नाम है, बॉडी का नाम है CDSCO, उसमें जो सबसे टॉप पोस्ट है उसका नाम है DCGI। और DCGI कौन है, डॉक्टर VG सोमानी। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपका ड्रग्स को अप्रूवल देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बुक का नाम बता रहा हूं आपको, बताना उसका ऑथर कौन है। 4 ऑप्शन देंगे। डॉक्टर संजीव रेड्डी नहीं है, आपका VG सोमानी है। चलिए क्वेश्चन,
राइट अंडर योर नोज। ये एक बुक है, इस बुक का ऑथर बताना है। इस बुक का ऑथर अगर आपको नाम पता है तो मेंशन करिए। इस बुक के ऑथर का नाम पता तो मेंशन करिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी करेंगे, जहां भी करंट अफेयर्स में उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज आएगी उसको भी हम करेंगे। देखिए करंट अफेयर्स करने का पर्पज ही यही है कि हर एक वाइड एरिया हम कवर करें। अब स्पोर्ट अलग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग, इस तरह से अलग अलग करेंगे तो कोई खास फायदा नहीं है। इकट्ठे ही करंट अफेयर्स में फोकस करिए, उसी में सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे। हाँ जी, ये कंपाइल्ड करंट अफेयर्स का क्लास है। आज हम जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आर गिरिधरन आ रहा है आंसर। हाँ जी, तो राइट अंडर योर नोज, ये किताब के ऑथर हैं आर गिरिधरन। एक्चुअली ये एक क्राइम थ्रिलर किताब है, राइट अंडर योर नोज। पढ़ सकते हैं आप लोग, थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग सी किताब है, इंटरेस्टिंग किताब है। इसमें कुछ इस तरह की बातें हैं कि एक पर्सन होता है जो साइंटिस्ट कम्युनिटी में एक एक करके सबको मारता जा रहा है और पुलिस वालों की नाक के नीचे मार रहा है, इसीलिए लिख रहा है राइट अंडर योर नोज। और पुलिस वालों को पता ही नहीं चल रहा है कौन आता है, मर्डर करके चला जाता है, कोई आइडिया ही नहीं लग पा रहा है। फिर एक आपका विजय, एक इंस्पेक्टर आते हैं, उनको काम दिया जाता है कि वो उस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करें। तो उससे रिलेटेड एक क्राइम थ्रिलर किताब है जो किसने लिखी, आर गिरिधरन। आर गिरिधरन आपका आरबीआई में मैनेजर है, आरबीआई के मैनेजर हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड काम करते हैं, लेकिन किताब किस पे लिख रहे हैं, क्राइम थ्रिलर लिख रहे हैं आर राइट अंडर योर नोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अरुणाचल में क्या हाई कोर्ट है, हाँ या ना? अरुणाचल की अपनी खुद की हाई कोर्ट है या नहीं, यस और नो? यस और नो, अरुणाचल की अपनी खुद की हाई कोर्ट है या नहीं? नहीं है, अरुणाचल में अपनी खुद की हाई कोर्ट नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन उठाने का पर्पस यही है कि ये आपका नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल रीजन से कनेक्टेड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली जनवरी में नए चीफ जस्टिस बने हैं, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब अरुणाचल में तो हाई कोर्ट है नहीं, तो अरुणाचल वाले लोग इंसाफ कहां मांगने जाएंगे? वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास जाएंगे। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट क्या करता है, अरुणाचल के मैटर्स को देखता है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं, आपको उनका नाम बताना है। गुवाहाटी के हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस है, उनका नाम बताइए। परमानेंट बेंच, इसकी एक बेंच है गुवाहाटी हाई कोर्ट की ईटानगर में, उसको ईटानगर बेंच कहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि गुवाहाटी जाना पड़ेगा। गूगल करके भी बता सकते हैं, लेकिन बताइए जरूर गुवाहाटी में आपका नए चीफ जस्टिस कौन है। 4 ऑप्शन दे देता हूं, उसमें चलिए थोड़ा तुक्का लगा दीजिएगा। ए ऑप्शन है
कोटेश्वर सिंह। एक ऑप्शन है आपका सुधांशु धूलिया। एक ऑप्शन है रघुवेंद्र चौहान। और एक ऑप्शन है आपका अरूप कुमार। देखिए ये एक टॉपिक है अपॉइंटमेंट, मतलब कौन नया चीफ जस्टिस बन रहा है, कौन नया एसबीआई में नया पर्सन आया है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपका एग्जाम में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट करके बताइए। सुधांशु धूलिया लिख रहे हैं, ज्यादातर लोग सुधांशु धूलिया लिख रहे हैं। अच्छा ऐसा भी होता है अगर 4-5 लोग लिख देते हैं तो बाकी सब भी वही कॉपी पेस्ट। चलिए करेक्ट आंसर का टाइम हो गया। करेक्ट आंसर है सुधांशु धूलिया, वो नए चीफ जस्टिस बने गुवाहाटी हाई कोर्ट के। अच्छा अब देखिए यही है, अब आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि सुधांशु धूलिया बन गए नए चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको खट से हाई कोर्ट वाला जो पोर्शन है अपना पॉलिटी का, वो पॉलिटी वाले सेक्शन से रिवाइज कर डालना है। इस तरह से अगर आप स्टैटिक को लिंक करेंगे तो आपका स्टैटिक भी साथ ही साथ तैयार होता चलेगा, बर्डन नहीं लगेगा। फिर करंट अफेयर्स पढ़ लिया ना तो सब पढ़ लिया, ठीक है। जैसे एक टाटा स्काई का ऐड आता था, वो क्या कहते थे, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला, काइंड ऑफ उसी तरह का चीज है ये। करंट अफेयर्स अगर आपने कर डाला ना तो आपका एग्जाम झिंगा डाला, जबरदस्त, ठीक है। तो नया चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट का, सुधांशु धूलिया। ये तो इस करंट अफेयर्स का डायरेक्ट सवाल आ गया। अब इनडायरेक्टली वो कैसे पूछ सकता है कि चलो हाई कोर्ट का डिस्कशन हो रहा है, पूछ लो कि हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस है, उनको अपॉइंट कौन करता है। तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जो जस्टिस हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ये याद रखिएगा। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। आर्टिकल किसी को पता है किस आर्टिकल के अंडर ये ऐसा होता है, कोई आर्टिकल, आर्टिकल 217, आर्टिकल 217। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करें क्योंकि बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। कोई कह रहा है पारस सिंह का भैया है क्या, पारस सिंह गेम खेलते तो। चलिए अभी रिसेंटली एक स्टेट बहुत न्यूज में था, फॉर वैनेडियम। कौन सा स्टेट था? 4 ऑप्शन, ए मेघालय, बी आसाम, सी सिक्किम, डी अरुणाचल। बताइए करेक्ट आंसर।
ये गलत नहीं होना चाहिए, ये तो पता, ये तो आपको आना ही चाहिए। अरुणाचल, पापुम बारे अरुणाचल तो ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए। अरुणाचल ठीक है। तो वैनेडियम आपका रिसेंटली आपका अरुणाचल में मिला है, और ये सवाल आपका पूछा भी गया है। अभी आपका रिसेंटली एलडीसी का एग्जाम हुआ था कुछ महीने पहले, उसमें ये सवाल आ भी गया था। जनवरी का करंट अफेयर्स आपका एग्जाम शायद मार्च या अप्रैल में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन भी आ गया था कि वैनेडियम रिसेंटली किस स्टेट में पाया गया है, अरुणाचल में पाया गया है। वैनेडियम का हम यूज किस लिए करते हैं? वैनेडियम एक्चुअली में स्टील के साथ यूज होता है। ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसी भी मटेरियल को। जैसे कि स्टील से आपके बन रहे एयरक्राफ्ट बनते हैं, तो एयरक्राफ्ट को बहुत मजबूत बनाना होता है, रोबस्ट बनाना होता है, तो उनमें अगर आप वैनेडियम मिला देंगे उनकी स्टील के साथ, तो वो जो एयरक्राफ्ट है और ज्यादा टफ हो जाएगा और ज्यादा रोबस्ट हो जाएगा। तो वहां पर आपका वैनेडियम यूज होता है। बहुत महंगा बिकता है। अगर इंडिया में वैनेडियम मिल गया ना, तो आप मान के चलिए हमारी इकोनॉमी और तेजी से बूस्ट करेगी। चलिए एक और सवाल है, उस पे आते हैं। एक फेस्टिवल का नाम है, बताइएगा किस स्टेट में मनाते हैं? चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? ए ऑप्शन मणिपुर, बी ऑप्शन मेघालय, सी ऑप्शन अरुणाचल, डी ऑप्शन त्रिपुरा। बताइए चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया गया अभी रिसेंटली? बिहार तो ऑप्शन में ही नहीं है। मेघालय, और मेघालय के लोग ज्यादा दिख रहे हैं मुझे जो मेघालय बोल रहे हैं। रोजी ने कहा है मणिपुर। रोजी आपका आंसर करेक्ट है। ताजू तो आपका आंसर भी करेक्ट है, मणिपुर। हाँ, अब लोग मणिपुर, अब लाइन से मणिपुर आएगा, अब सब मणिपुर बोलेंगे। चलिए अब मणिपुर आ रहा है। माओ फॉर मणिपुर, बढ़िया। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर। ये जो जगह है वहां पर माओ फेमस ही किसके लिए है? चेरी ब्लॉसम के लिए फेमस है। माओ आपका चेरी ब्लॉसम के लिए फेमस है। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के लिए आपका क्या आंसर हो जाएगा? मणिपुर। चलिए एक और सवाल करते हैं।
अभी रिसेंटली अमित शाह ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, फॉर प्रोवाइडिंग, किसको बेनिफिट दे रहे हैं ये, फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू पर्सनल मतलब लोग, एंड पर्सनल एंड डिपेंडेंट्स ऑफ आर्म्ड विंग। और बेनिफिट्स किस चीज के दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको एक और नाम से भी बुलाते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, इसी को कह देते हैं नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन ही इसको भी कहते हैं। और मोदी केयर भी कह देते हैं, मोदी जी लेके आए, जैसे यूएसए में ओबामा केयर आई थी स्कीम, उसी तरह से इंडिया में मोदी जी लेके आए तो इसलिए मोदी केयर भी कहते हैं। तो स्कीम का नाम है अटल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम का बेनिफिट कुछ आम डिपेंडेंट्स को दिया जा रहा है। तो स्कीम का नाम क्या है, उस स्कीम का नाम है आपका, जैसे 4 ऑप्शन दूंगा मैं। ए ऑप्शन है आयुष्मान CAPF, बी ऑप्शन आयुष्मान NSG, सी ऑप्शन आयुष्मान जन आरोग्य BSF, और डी ऑप्शन है आपके पास जन आरोग्य ITBP। करेक्ट आंसर बताना आपको। ये लोग जो हमने आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइडेड किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन था। इस स्कीम का नाम बताना है, आयुष्मान CAPF, आयुष्मान NSG, जन आरोग्य BSF, जन आरोग्य ITBP। कौन सी स्कीम है? अभी रिसेंटली प्रधान होम मिनिस्टर ने रिलीज करी थी। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एयर गन सरेंडर स्कीम अभी हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, उसको हम अरुणाचल जीके में देखेंगे। हाँ, तो स्कीम का नाम ज्यादा से ज्यादा लोग मेंशन करिए। हाँ, आयुष्मान CAPF कर रहे हैं ज्यादातर लोग। अब ए ऑप्शन ही करेंगे सब, सैलरी पैकेज विद बैंक ऑफ बड़ौदा। अरे भाई इतनी जानकारी नहीं चाहिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट पर भेज देंगे, लग रहा है आपको। ठीक है, आयुष्मान CAPF। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज आयुष्मान CAPF। अब ज्यादातर लोग क्या कह रहे होंगे, हाँ मेरा सही है तो करेक्ट आंसर इज आयुष्मान CAPF। देखिए, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वालों की ये स्कीम है। CAPF क्या है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आपका कितनी फोर्सेस आ जाती हैं? एक आ जाती है आपका ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। एक आपकी आती है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। एक आती है आपकी CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एक आती है आपकी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और एक आती है आपका, किसी का नाम मिस हो रहा है, हाँ, SSB, सशस्त्र सीमा बल। तो ये 5 फोर्सेस हैं जो किसके अंडर आती हैं? CAPF के अंडर आती हैं। ये भी सवाल पूछ लेता है कभी कभी, जीके का ही सवाल है। CAPF में 4 फोर्सेस हैं, ITBP, CRPF, CISF, BSF, SSB। ITBP आपका चाइना बॉर्डर पे लगाने के लिए, CRPF जनरली आपको जम्मू कश्मीर वाले एरिया में या फिर इंडिया के जो उड़ीसा वाला एरिया वहां पर CRPF मिल जाएगी। CISF ये इंडस्ट्रियल फोर्स है, जैसे आपका जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज हैं, आपका बड़े बड़े क्या कहते हैं मेट्रो स्टेशन है, वहां पर CISF लगाते हैं। BSF पाकिस्तान बॉर्डर के लिए है, बांग्लादेश बॉर्डर के लिए है। SSB आपका नेपाल बॉर्डर पे रहते हैं।
तो ज्यादातर लोगों की डिमांड CISF रहती है कि CISF मिल जाए, सबसे बेहतरीन जॉब होती है, आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, क्लासिक जॉब, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी का जाता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का भी अपना अलग एग्जाम होता है, उसमें भी अगर आप लोगों के पास एज हो तो जरूर अप्लाई करिए, बहुत अच्छी जॉब है। तो ये 5 आ जाती है इसके अंडर। और ये CAPF जो होता है ये किसकी बात मानती है? होम मिनिस्ट्री की। अब अमित शाह इसलिए तो रिलीज कर रहे हैं इस स्कीम को, ये किसकी बात मानते हैं? होम मिनिस्ट्री की बात मानते हैं। और होम मिनिस्टर कौन है? हमारे अमित शाह। इसके अलावा ये जो स्कीम है ये आपका CAPF वालों को फायदा देगी, और किसको फायदा देगी? आसाम राइफल्स को। आसाम राइफल्स का केस अलग है, आसाम राइफल्स आपका होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों के अंडर में आता है, तो वो CAPF से अलग है। तो ये जो स्कीम है एक तो आपको CAPF के लिए बनाई गई है, दूसरा आसाम राइफल्स के लिए बनाई गई है, और किसके लिए बनाई गई है? NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG ये भी होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये कब बने थे? 1984 में, आप पढ़िएगा, ब्लू स्टार ऑपरेशन कराया था इंदिरा गांधी ने, उसके बाद ये बनाने की जरूरत पड़ी थी NSG की। तो NSG भी होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। इंडिया में अगर इंटरनल लेवल पे कोई टेरर अटैक होता है तो उसको कौन डील करता है? NSG डील करता है। जैसे 2008 में ताज पे जो अटैक हुए थे, बॉम्बे ब्लास्ट, उसमें आपका कौन मेन रोल प्ले किया था? NSG ने प्ले किया, तो उन्होंने ही हमें उस अटैक से बचाया था। तो NSG भी किसके अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री। तो ये स्कीम CAPF, आसाम राइफल्स, NSG को कवर करती है। स्कीम का नाम क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। होता क्या है इस स्कीम में? जितने भी इसमें एनरोल्ड होंगे, ये जनरली पुअर फैमिलीज के लिए बनाई गई है, उनको 1 साल पे 1 लाख का वो मिलता है, 5 लाख पर ईयर उनको इंश्योरेंस मिलता है। प्लस साथ ही साथ इस स्कीम का नाम क्या है? आयुष्मान CAPF फॉर CAPF सोल्जर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स को यहीं पर होल्ड कर रहे हैं क्योंकि टाइम अब हो चुका है, लोग कह रहे हैं भूख लग रही है कई लोगों को। चलिए, तो क्लास आपकी यहीं तक थी। वैसे मैं क्लास आइडिया ले लेता, जब मैं क्लास पढ़ाता था तो जैसे पूछता 5+5 कितना है, तो लोग बोलते 12, तो आइडिया लग जाता था कि क्लास छोड़ने का टाइम आ गया है। तो लास्ट में कमेंट वैसे टैग से आ रहा है। तो आप लोग जैसे GK GS में 4 जैसे क्लास का ऑलरेडी बता दिया है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या आप व्हाट्सअप भी करेंगे कि आपको क्लासेस किस वे में रखनी है, मतलब क्या आपका क्या वे है। अल्टीमेटली आप ही हैं जिसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी है। मैथ में मैं 2 क्लासेस सोच रहा हूँ, एक तो थ्योरी कवर कराने वाला, जैसे किसी का कुछ वीक रह गया हो, और दूसरी चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो उन 2 चीज़ों को मैथ में सोच रहे हैं। इसके अलावा कुछ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, तो उसके हिसाब से करेंगे। बाकी जो भी सिस्टम वगैरह क्या है कि कैसा क्या वीडियो, वो लगातार इम्प्रूवमेंट होगा। आज देख रहे हैं आज करके इसमें क्या चेंजेस आएंगे, देखेंगे उसमें। तो इन दोनों के अलावा आपकी कोई और प्रॉब्लम होगा तो आप उसको बताएंगे, तो उसके हिसाब से ही एक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कर रहे हैं ये आपके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं कि उसका बेनिफिट आपको मिले। ठीक है, तो क्लास यहीं तक रखते हैं, यहीं से इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो भी शेड्यूल रहेगा आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। एक क्वेश्चन था कि ये आर्म पर्सनल फैमिली के लिए भी है ये स्कीम? हाँ जी, उनके लिए भी है ये स्कीम। डिपेंडेंट्स लिखा है ना, डिपेंडेंट्स ऑफ आर्म विंग, लेकिन ये इंडियन आर्मी, एयरफोर्स नेवी उनकी बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ CAPF, आसाम राइफल्स और NSG की बात आ रही है। तो क्लास का जैसा भी फीडबैक हो, देखिए वीडियो क्वालिटी का थोड़ा सा इशू आया, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। इसके रिगार्डिंग आपको और भी कुछ चाहिए तो आप जरूर बताइएगा। तो फिर अब इसको यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।